नमस्कार मित्रों, आज के इस व्याख्यान में हम डिस्कस करेंगे धारा 3F। ये धारा कहती है द मेयर अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट और डुप्लीकेशन ऑफ नोन डिवाइसेस ईच फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर इन ए नोन वे इज़ नॉट एन इन्वेंशन। अब एक आसान सा प्रश्न, यदि हम टॉर्च, घड़ी और रेडियो को एक ही बॉक्स में रखते हैं तो क्या हमने नया इन्वेंशन बना दिया? उत्तर है नहीं। धारा 3F हमें ये सिखाती है कि जक्स्टापोजिशन का मतलब इन्वेंशन नहीं होता। जक्स्टापोजिशन का मतलब चीज़ों को साथ रखना, और इन्वेंशन ऐसा फंक्शनल इंटीग्रेशन होता है जिसमें नया परिणाम उत्पन्न हो। तो पेटेंट लॉ कन्वीनियंस या पैकेजिंग को रिवार्ड नहीं करता, बल्कि फंक्शनल क्रिएटिविटी को रिवार्ड करता है। अब यहाँ पर मेयर अरेंजमेंट का अर्थ जान लेना ज़रूरी है। नोन डिवाइसेस को एक साथ रखना बिना उनके काम करने के तरीके को बदले। उदाहरण के तौर पर टॉर्च, घड़ी और रेडियो को एक ही बॉक्स में रख दें, लैपटॉप, कीबोर्ड, मॉनिटर को एक फ्रेम में रख दें, या हार्ट रेट सेंसर को स्टेप काउंटर एक बैंड में बांध दें। तो अगर सभी डिवाइसेस इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं तो ये इन्वेंशन नहीं होती। अब ईच फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली, ये फ्रेज़ इस धारा का केंद्र है। अगर हर कंपोनेंट अपने नोन तरीके से इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है और कोई नया इंटरेक्शन भी नहीं है तो धारा 3F लागू होगी। यानी फिजिकल इंटीग्रेशन का मतलब फंक्शनल इंटीग्रेशन नहीं होता। और रीअरेंजमेंट और डुप्लीकेशन, अगर केवल अरेंजमेंट नहीं है, रीअरेंजमेंट है, तो कंपोनेंट्स का क्रम बदल दिया तो बिना उनका फंक्शन बदले, तो ये इन्वेंशन नहीं है। और डुप्लीकेशन का मतलब एक ही डिवाइस को दो बार लगाना। उदाहरण के तौर पर दो पंखे और कह दिया कि डबल कूलिंग हो रही है, ये दो बायोमेट्रिक स्कैनर्स लगा दिए और कह दिया कि डबल वेरिफिकेशन हो रहा है। अगर दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं तो ये इन्वेंशन नहीं है। अब इन्वेंशन कब बनेगा? जब डिवाइसेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, एक नया टेक्निकल इफेक्ट उत्पन्न करें, ऐसा परिणाम दें जो इंडिपेंडेंटली संभव ना हो। जैसे कैमरा और प्रोसेसर, और क्या परिणाम होता है? ऑटोमेटिक लो लाइट एनहांसमेंट, या सेंसर और एल्गोरिथम मिल करके प्रेडिक्टिव हेल्थ एनालिटिक्स। तो ये जो है यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है। तो जहाँ डिवाइसेस केवल साथ नहीं हैं बल्कि वे मिलकर नया काम कर रही हैं, वहाँ पर इन्वेंशन होती है। कुछ वास्तविक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे स्मार्ट डैशबोर्ड। इसमें क्या है? स्पीडोमीटर है, फ्यूल गेज है और डिस्प्ले है, और जो फंक्शनिंग है वो इंडिपेंडेंट ऑपरेशन है। तो धारा 3F के तहत ये रिजेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से एग्रीकल्चर ट्रॉली है, मान लीजिए बनाई है किसी ने, और स्प्रेयर है, उसमें टैंक है, GPS है, लेकिन ये सभी इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, तो ये भी 3F के तहत रिजेक्ट हो जाती है। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम है। तो उसमें क्या है? सैंड है, कार्बन है, अल्ट्रा वायलेट लाइट है, और ये सिक्वेंशियल इंडिपेंडेंट एक्शन करता है। तो अगर नया प्योरिफिकेशन मैकेनिज्म है तब तो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कोई वियरेबल डिवाइस है जो कि हार्ट रेट मेज़र करती है और स्टेप काउंटर है उसमें। अब ये इंडिपेंडेंटली अगर ट्रैक कर रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है, और अगर ये कंबाइंड प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स देते हैं तो संभव है। अब दोस्तों, एग्जामिनर का क्या दृष्टिकोण रहता है? एग्जामिनर ये देखते हैं कि क्या डिवाइसेस केवल साथ में रखे गए हैं या वो मिलकर के कोई नया फंक्शनल रिजल्ट भी दे रहे हैं। अगर केवल जक्स्टापोजिशन है तो सेक्शन 3F लागू हो जाएगा। तो दोस्तों, सेक्शन 3F हमें एक बहुत गहरा संदेश देता है कि इनोवेशन केवल इंटीग्रेशन नहीं होती और फंक्शनल कॉपरेशन होना चाहिए। अगर हर सिंपल अरेंजमेंट पे पेटेंट मिल जाएगा तो इनोवेशन की गुणवत्ता गिर जाएगी। तो मेयर अरेंजमेंट इज़ नॉट एन इन्वेंशन, ट्रू इन्वेंशन लाइज इन फंक्शनल इंटीग्रेशन। इसलिए चीज़ों को एक साथ रख देना सृजन नहीं होता, चीज़ों का क्रम बदल देना ये भी सृजन नहीं होता। तो दोस्तों, इसीलिए हर क्लेम जो इन्वेंशन में हम मांगते हैं वो न्याय संगत नहीं होते। तो पेटेंट लॉ मैकेनिकल ग्रुपिंग को नहीं, टेक्निकल साइनर्जी को प्रोटेक्ट करता है। इन्हीं शब्दों के साथ धारा 3F पर आधारित ये व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले
व्याख्यान में हम धारा 3I का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।